तो दोस्तों फाइनली 2025 आ चुका है। तो 2025 की स्टार्टिंग से ही हमें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। उनमें से एक बेहतरीन सीरीज हमें देखने को मिल रही है जिसका टाइटल है मिसिंग यू। जी हाँ दोस्तों, ये एक रोमांटिक एक सस्पेंस थ्रिलर एक तरह से सीरीज रहने वाली है जो कि 1 जनवरी को रिलीज होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको मैं बताता हूँ। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप वीडियो को कर दें लाइक। मिसिंग यू एक आगामी टेलीविजन सीरीज है जिसे स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के लिए बनाया गया है, जिसे हरलान कोबेन के उपन्यास पर आधारित किया गया है जो इस सीरीज के कार्यकारी निर्माता है। इसे 1 जनवरी 2025 को रिलीज किया जाना है। आधार: जासूस कैट डोनोवन को अपने लापता मंगेतर के बारे में डेटिंग ऐप पर पता चलता है, उसके लापता होने के 1 दशक से भी अधिक समय बाद। 1 रालना: रोजलिंड एलिजर जासूस इंस्पेक्टर कैट डोनोवन के रूप में। 2 जेसिका प्लमर स्टेसी एम्बालो के रूप में। 2 रिचर्ड आर्मिटेज सार्जेंट एलिस टैगर के रूप में। 2 लेनी हेनरी क्लिंट डोनोवन के रूप में। 2 स्टीव पेम्बरटन टाइटस के रूप में। 2 मार्क वॉरेन मोंटे लेबर्न के रूप में। 2 सामंथा स्पिरो नर्स सैली स्टीनर के रूप में। 2 लिसा फॉल्कनर डाना फेल्स के रूप में। 2 मैरी मेलोन एक्वा के रूप में। एशले वाल्टर्स बुकानन के रूप में। 2 एलिस ऑफली टैम्सिन साल्टर के रूप में। जेम्स नेस्पिट कैलिगन के रूप में। 2 मैट विलिस डेरिल के रूप में। 2 फेलिक्स गार्सिया गायर रेनाल्डो के रूप में। उत्पादन: जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स हरलान कोबेन द्वारा मिसिंग यू को रूपांतरित करेगा, जो अपनी कंपनी फाइनल ट्विस्ट प्रोडक्शंस के माध्यम से श्रृंखला पर कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य करता है। 3 इस सीरीज का निर्माण क्वे स्ट्रीट प्रोडक्शंस द्वारा किया जा रहा है। इस सीरीज को विक्टोरिया असारेआर्चर ने लिखा है और सीन स्पेंसर ने निर्देशित किया है। कोबेन के साथ कार्यकारी निर्माता निकोला शिंडलर, रिचर्ड फी, असारेआर्चर और डैनी ब्रॉकलेहर्स्ट है। गाय हेस्कॉट निर्माता है। 4 सीरीज में रिचर्ड आर्मिटेज के साथ रोजलिंड एलिजर मुख्य भूमिका में है, साथ ही लेनी हेनरी, सामंथा स्पिरो, स्टीव पेम्बरटन, लिसा फॉल्कनर और पॉल के को भी कलाकारों में शामिल किया गया है। 5 एशले वाल्टर्स को मार्च 2024 के अंत में मैनचेस्टर में सेट पर देखा गया था और जून 2024 में जेम्स नेस्पिट और संगीतकार मैट विलिस के साथ कलाकारों में शामिल होने की पुष्टि की गई थी। 6-7 मार्च 2024 में ले मेंस क्रिसेंट और बोल्टन में विक्टोरिया स्क्वायर सहित फिल्मांकन स्थानों के साथ फिल्मांकन शुरू हुआ। 8-9 मैनचेस्टर सिटी सेंटर। 10-11 और विरल प्रायद्वीप पर पार्कगेट में भी फिल्मांकन हुआ। 12 मुक्त करना: यह सीरीज 1 जनवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। 13-14 संदर्भ: रोजालिंड एलिजर एक अंग्रेजी मंच और स्क्रीन अभिनेत्री है। उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षण लिया। 2015 में स्नातक किया। उनकी टीवी भूमिकाओं में स्लो हॉर्स में लुइसा गाई, बीबीसी सीरीज रेलिक में क्रिस्टीन, 2 हॉवर्ड्स एंड में जैकी बास्ट, 3 आईटीवी सीरीज डीप वाटर में केट, 4 साथ ही एनडब्ल्यू, नेशनल ट्रेजर और हार्लोट्स में भूमिकाएं शामिल है। 1 एलिजर द स्टारी मैसेंजर, 5 में विंधम थिएटर में, येलेना, हेरोल्ड पिंटर थिएटर में अंकल वान्या में, नेशनल थिएटर में हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा, द रॉयल कोर्ट थिएटर में प्लाक्स एंड टैंगल्स 6 में दिखाई दिए है। उनके पिता घाना के थे। 8 फिल्मोग्राफी: पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स: 2015 खोया हुआ गाँव एलेनोर छोटा, 2017 तह छोटा, 2019 डेविड कॉपरफील्ड का व्यक्तिगत इतिहास एग्नेस, 2021 में प्यार में नहीं हूं टेलर, 2023 बर्नार्डा अल्बा का घर एंगुस्टियास। टेलीविजन: वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स: 2016 होल्बी सिटी बेट्टी लियोन्स एपिसोड, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, राष्ट्रीय खजाना जॉर्जिना 2 एपिसोड,
उत्तर पश्चिम शार टीवी फिल्म 2017 रेलिक क्रिस्टीन लेविसन 4 एपिसोड हावर्ड्स एंड जैकी बास्ट 4 एपिसोड 2017 से 2018 वेश्याएं बैंगनी क्रॉस 16 एपिसोड 2018 स्वर्ग में मृत्यु मैरी गेल एपिसोड डार्क मेमोरीज विद्या एवा टीवी श्रृंखला वृत्तचित्र 2019 गहरा पानी कैट 6 एपिसोड 2020 प्रजंक रोज एपिसोड कोई इलाज नहीं भाग 2 इंच अंकल वान्या येलेना लंदन के हेरोल्ड पिंटर थिएटर में खेले गए नाटक पर आधारित एक टीवी फिल्म को शुरू में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, लेकिन कोविड-19 वायरस के कारण थिएटर खाली रहे। 2021 मास्टर ऑफ नन हीथ एपिसोड प्यार के पल अध्याय 2 इंच 2022 से 2023 धीमे घोरे लुइसा गाई 18 एपिसोड 2023 कक्षा 2009 डॉ विवियन मैककेन 7 एपिसोड टीबीए तुम्हारी याद आ रही है जासूस कैट डोनोवन उत्पादन में 9 वाल्टर्स के अपने पूर्व साथी से 4 बच्चे हैं 13 वह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ हर्न बे केंट में रहते हैं 14 31 मार्च 2014 को उन पर 600 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि उन्होंने सितंबर 2013 में एबरडीन में एक सुरक्षा गार्ड पर हमला करने की बात स्वीकार की थी। 15 जुलाई 2014 में उन्हें होलीहेड इंग्लिसी में गांजा रखने के लिए 1250 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। 16 मई 2016 में वाल्टर्स पर हिल्टन होटल इस्लिंगटन में कर्मचारियों के प्रति धमकी भरे शब्दों और व्यवहार का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार करने के बाद 1000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। 17 वाल्टर्स ने कहा है कि जब वे बड़े हो रहे थे तब उनके पिता की अनुपस्थिति ने उनके आपराधिक व्यवहार में योगदान दिया। 18 वाल्टर्स आर्सेनल एफसी के एक उत्साही समर्थक है। 19 राजनीतिक दृष्टिकोण दिसंबर 2019 में 42 अन्य प्रमुख सांस्कृतिक हस्तियों के साथ वाल्टर्स ने 2019 के आम चुनाव में जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी का समर्थन करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। पत्र में कहा गया है कि जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर का चुनाव घोषणापत्र एक परिवर्तनकारी योजना पेश करता है जो निजी लाभ और कुछ लोगों के निहित स्वार्थों पर लोगों और ग्रह की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। 20-21 फिल्मोग्राफी चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1999 दूसरा चरण भाई लघु फिल्म 2000 लिफ्ट नवयुवक कुछ आवाजें रसोई का हाथ रोमांटिक जन्मेली 2004 बुलेट बॉय रिकी 2005 9 का घर अलबीश्रेय एशर डी लक्ष्य कार्ल फ्रांसिस अमीर बनो या उसी कोशिश में मर मिटो एंटोनी 2006 स्टॉर्मब्रेकर भेरिया शावक कार्ल लघु फिल्म जीवन और गीत डैनी लुइस 2007 डब्ल्यूजेड डैनियल लियोन शुगर हाउस डी 2008 स्पीड रेसर राजकुमार कबाला मंगलवार बिल्ली 2011 फेड्स चेरोकी दोष लघु फिल्म आत्मा के लिए क्षतिपूर्ति इकाई अनुवाहुड दरारे स्केट ट्रे राक्षस कभी नहीं मरते बेट्स 2012 सेंट जॉर्ज दिवस कूट 2013 अनुग्रह और खतरा कटाई सभी सितारे निशान 2014 मोंटना रयान 2016 अरबती फिरौती डैनी डोर्सी 2016 डेमेन टाउट आरंभ लोवेल एशले एंथनी वाल्टर्स जन्म 30 जून 1982 जिन्हें उनके स्टेज नाम एशर डी से भी जाना जाता है एक ब्रिटिश अभिनेता और रैपर है। वे पहली बार यूके गैराज ग्रुप सो सॉलिड क्रू के सदस्य के रूप में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने अपने दूसरे एकल 21 सेकंड्स के साथ यूके चार्ट पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वाल्टर्स को हिट ब्रिटिश क्राइम ड्रामा टॉप बॉय में ड्रग डीलर दुशाने की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वाल्टर्स का अभिनय करियर भी सक्रिय रहा है। स्टॉर्म डैमेज 2000, बुलेट बॉय
2004, गेट रिच और डाई ट्राइन 2005 और लाइफ एंड लिरिक्स 2006 में अपनी भूमिकाओं के लिए 2000 के दशक की शुरुआत में मान्यता प्राप्त करने के बाद वाल्टर्स ने 2010 के दशक में ब्रिटिश अपराध श्रृंखला टॉप बॉय में दुशाने हिल के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका और स्काई वन पुलिस प्रक्रियात्मक श्रृंखला बुलेट प्रूफ में रॉनी पाइक जूनियर के रूप में देशव्यापी ख्याति प्राप्त की, जिसे उन्होंने नोएल क्लार्क और निक लव के साथ मिलकर बनाया था। वह ग्रेंज हिल, द बिल, होल्बी सिटी, डॉक्टर हू, साइलेंट विटनेस और 2015 बीबीसी पुलिस कार्यक्रम कफ्स जैसे ब्रिटिश टीवी शो में भी दिखाई दिए हैं। प्रारंभिक जीवन। वाल्टर्स का जन्म पेखम, दक्षिण पूर्व लंदन में हुआ था। 2 जमैका के माता पिता के यहाँ उनका पालन पोषण उनकी माँ, पामेला केस, जो एक स्थानीय सरकारी अधिकारी थीं, ने किया। 3 उन्होंने 4 साल की उम्र से सेंट जॉर्ज सी प्राइमरी स्कूल, कैम्बरवेल में पढ़ाई की। इसके बाद वे पिमलिको स्कूल गए, जिसे अब पिमलिको अकादमी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी जीसीएसईज पूरी की, जिसमें सभी 10 विषयों में अच्छे ग्रेड प्राप्त किए। 4 जुलाई 2001 में एक ट्रैफिक वार्डन के साथ बहस के बाद वाल्टर्स को एक लोडेड ब्रोकॉक एयर पिस्टल ले जाते हुए पाया गया, जिसे लाइव गोला बारूद फायर करने के लिए संशोधित किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2002 में युवा अपराधियों के संस्थान में 18 महीने की जेल हुई। पिछले 9 महीने हिरासत में बिताने के बाद उन्होंने बाद में अपनी सजा पूरी करने के लिए अतिरिक्त 9 महीने की सजा काटी। 5-6 संगीत व्यवसाय। वाल्टर्स सो सॉलिड क्रू समूह में शामिल हो गए। उद्धरण आवश्यक। समूह के विभाजन के बाद 2006 में उन्होंने इन मेमोरी ऑफ द स्ट्रीट फाइटर रिकॉर्ड किया, जिसमें एकल एंड्रिया शामिल था। उन्होंने 2008 में द एपेटाइजर नामक एक स्टूडियो एल्बम रिलीज किया, जो लॉरेंस एजरा के साथ निर्मित 12 ट्रैक एल्बम था। 2012 की शुरुआत में वाल्टर्स ने स्वतंत्र रिकॉर्ड लेबल एसके रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्डिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उनका एकल हाउ यू लाइक मी नाउ 29 जुलाई 2012 को रिलीज हुआ। इसके बाद 12 नवंबर 2012 को योर लव रिलीज हुआ, जिसमें एलेशा डिक्सन के स्वर थे। 7 अभिनय कैरियर। वाल्टर्स एक अभिनेता भी है, जो अपने पूरे नाम एशले वाल्टर्स के नाम से दिखाई देते हैं। वह 14 साल की उम्र में द यंग इंडियाना जोन्स क्रॉनिकल्स में उमर के रूप में और ग्रेंज हिल में एंडी के रूप में टेलीविजन पर दिखाई दिए। 8 वह सॉल डिब की 2004 की फीचर फिल्म बुलेट बॉय में दिखाई दिए, जहां उन्होंने रिकी की भूमिका निभाई, जो अभी-अभी जेल से रिहा हुआ था और सामान्य जीवन जीने लगा था। एक ऐसी भूमिका जिसके लिए वाल्टर्स को ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक नामित किया गया था। वह 2005 की गेट रिच और डाई ट्राइन में भी दिखाई दिए। 2006 में उन्होंने फिल्म स्टॉर्मब्रेकर में वुल्फ की भूमिका निभाई और लाइफ एंड लिरिक्स में डैनी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें कई प्रशंसाएं मिलीं। 2007 में उन्होंने सेल्मा ब्लेयर और मेलिसा जॉर्ज के साथ WZ में और शुगर हाउस में अभिनय किया। उन्होंने BBC 3 ड्रामा पायलट वेस्ट 10 एलडीएन में लेसी की भूमिका निभाई। उन्होंने BBC टीवी ड्रामा हसल की चौथी श्रृंखला के 5 एपिसोड में बिली बॉन्ड का किरदार निभाया। वह MTV सीरीज टॉप बजर में भी दिखाई दिए और 2006 के प्रोडक्शन हाउस ऑफ 9 में डेनिस हॉपर के साथ अल बी की भूमिका निभाई। वाल्टर्स ने 2002 में रॉयल नेशनल थिएटर में रॉय विलियम्स के सिंग योर हार्ट आउट फॉर द लैड्स 9 और 2008 में रॉयल कोर्ट थिएटर में लेवी डेविड अराई के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में मंच पर प्रदर्शन किया। 10 एक अन्य फीचर फिल्म मंगलवार 2008 में उन्हें एक ज्वेल चोर की भूमिका निभाते हुए देखा गया। वह फरवरी और मार्च 2010 के दौरान रॉयल कोर्ट थिएटर में बोला अकबाजे के नाटक ऑफ द एंडज में दिखाई दिए। उन्होंने ITV के पुलिस ड्रामा द बिल और फायर फाइटिंग ड्रामा लंदन बर्निंग में काम किया। उनके ग्रेंज हिल इतिहास और आत्मकथा का संदर्भ कॉमेडियन स्टीवर्ट ली ने 16 मार्च 2009 को BBC 2 शो स्टीवर्ट ली के कॉमेडी व्हीकल में टॉयलेट बुक्स थीम वाले एपिसोड में दिया था।
वाल्टर्स 2009 में एंड्रिया लेवी के स्मॉल आइलैंड के रूपांतरण में बीबीसी टीवी पर भी दिखाई दिए और फरवरी और मार्च 2011 में अल्पकालिक ड्रामा आउटकास्ट में जैक होल्ट के रूप में भी दिखाई दिए। बीबीसी लर्निंग प्रोजेक्ट ऑफ बाय हार्ट शेक्सपियर के लिए वाल्टर्स ने शेक्सपियर के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दिया, लेकिन नरम, वहां की खिड़की से कौन सी रोशनी टूटती है। रोमियो और जूलियट से 11 अक्टूबर 2011 में वाल्टर्स ने अर्जुन रोज स्लेशर डेमन्स नेवर डाई में अभिनय किया। 31 अक्टूबर 2011 से उन्होंने चैनल 4 के 4 भाग के नाटक टॉप बॉय में दुशाने की भूमिका निभाई। फरवरी 2012 में उन्होंने बीबीसी के नाटक इनसाइड मैन में क्रिस की भूमिका निभाई। 2013 में वाल्टर्स ने टॉप बॉय की दूसरी श्रृंखला में मुख्य किरदार दुशाने के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। डॉक्टर हू एपिसोड जर्नी टू द सेंटर ऑफ द टार्डिस के फिल्मांकन के पहले दिन ही वे निर्माताओं के साथ परेशानी में पड़ गए जब उन्होंने अपने ट्रेलर में अपनी पोशाक में स्पेस शब्द के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर को तुरंत हटा दिया गया। 2017 में वाल्टर्स को लंदन के बीटी टॉवर में लिसा माफिया और शीला नॉटले से फिल्म और टेलीविजन में 25 साल के उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटिश अर्बन फिल्म फेस्टिवल मानद पुरस्कार मिला। वाल्टर्स ने 2019 में स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स पर इसके पुनरुद्धार के बाद टॉप बॉय में दुशाने के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उस वर्ष तीसरी सीरीज में, 2022 में नाटक की चौथी सीरीज और 2023 में 5वीं में दिखाई दिए। व्यक्तिगत जीवन। लैम्ब्डा के 3 साल के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद वह रॉयल शेक्सपियर कंपनी के मैकबेथ और द डचेस ऑफ माल्फी के प्रोडक्शन के साथ सहायक खिलाड़ी के रूप में मंच पर लौटे। साथ ही बर्मिंघम रिपर्टरी थिएटर के साथ हैमलेट और फॉर एलिस बेकर्स में भी काम किया और साथ ही टेलीविजन और फिल्मों में कई छोटी भूमिकाएं भी की। 2002 में उन्होंने चार्म ऑफेंसिव के यूज मी एज योर कार्डिगन के प्रोडक्शन में अभिनय किया। 23 उसी वर्ष आर्मिटेज बीबीसी नाटक स्पार्कहाउस 2002 में जॉन स्टैंडरिंग के रूप में अपनी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका में दिखाई दिए। 24 यह पहली बार था जब मैं किसी किरदार में ऑडिशन देने गया था। यह एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसमें मैं वास्तव में डूब गया। मैं पीछे नहीं जा सकता था। मुझे पता था कि मुझे हर चीज को उसी तरह से देखना होगा। 25 इसके बाद उन्होंने बिटवीन द शीट्स, 26 कोल्ड फीट सीरीज 5, 27 और अल्टीमेट फोर्स सीरीज 2 के टीवी प्रोडक्शंस में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 15-26 2004 से 2010 टेलीविजन सफलता। 2004 में आर्मिटेज को एलिजाबेथ गैस्केल के नॉर्थ एंड साउथ के बीबीसी रूपांतरण में कपरा मिल के मालिक जॉन थॉर्नटन के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली। 28 निर्देशक और निर्माताओं ने अपने प्रमुख व्यक्ति के लिए एक अल्पज्ञात अभिनेता को चुनने का जोखिम उठाया। वह भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाले पहले अभिनेता और कास्ट किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 29 नॉर्थ एंड साउथ एक अप्रत्याशित सफलता थी। 30 उनके बारे में बकबक के परिणामस्वरूप प्रसारण के तुरंत बाद बीबीसी संदेश बोर्ड क्रैश हो गए। 19 और उन्हें नए मिस्टर डार्सी के रूप में सम्मानित किया गया। 31-32 कॉलिन फर्थ के मिस्टर डार्सी का जिक्र करते हुए, जिन्हें कई लोग निर्णायक रोमांटिक प्रमुख व्यक्ति मानते हैं। आर्मिटेज ने जॉन थॉर्नटन को आदर्श रोमांटिक प्रमुख व्यक्ति की भूमिका के रूप में नहीं देखा। उन्होंने थॉर्नटन के द्वैतवाद का हवाला देते हुए कहा कि वह इस किरदार की ओर आकर्षित हुए। शक्तिशाली, लगभग राक्षसी, उद्यमी और इस तरह के कमजोर लड़के के बीच का द्वंद्व मेरे लिए रोमांचक है। 29 2010 बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में आर्मिटेज। 2005 में उन्होंने बीबीसी की शेक्सपियर रीटोल्ड सीरीज में मैकबेथ में पीटर मैकर्फ की भूमिका निभाई और इंस्पेक्टर लिनली मिस्ट्रीज के एक एपिसोड में एक ठीक हो रहे जुए के आदि के रूप में दिखाई दिए। 34 उन्होंने द इम्प्रेशनिस्ट में युवा क्लाउड मोनेट की भूमिका निभाते हुए अभिनय किया। 35 और आईटीवी के द गोल्डन ऑवर में डॉ एलेक्स ट्रैक के रूप में
जो लंदन एयर एम्बुलेंस पर आधारित एक मेडिकल सीरीज थी। 36 फिल्मों में उनकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्र फिल्म फ्रोजन में थी। 37 2006 में आर्मिटेज को बीबीसी सीरीज रॉबिन हुड में गाय ऑफ गिस्बोर्न के रूप में लिया गया था, जिसे हंगरी में फिल्माया गया था। 19 गाय के चरित्र को बनाए रखने के लिए आपको उसके भीतर के संघर्ष को खोजना होगा। वह लगातार अच्छाई और बुराई के बीच, वह जो बनना चाहता है और जो वह वास्तव में है, के बीच खींचा जाता है। वह एक अच्छा इंसान हो सकता था, लेकिन वह हमेशा अपने घातक दोष से नीचे घसीटा जाता है कि वह किसी भी कीमत पर महिमा चाहता है। 38 तीसरी सीरीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे उसका किरदार निभाना बहुत पसंद है, लेकिन गिस्बोर्न जैसे किरदार के साथ अगर आप उसे वह देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, तो एक तरह से यह खत्म हो जाता है। वह किरदार तभी दिलचस्प होता है जब उसे वह नहीं मिल रहा होता जो वह चाहता है, चाहे वह शक्ति हो, पैसा हो या लड़की हो। 39 रॉबिन हुड की तीसरी और अंतिम सीरीज 28 मार्च 2009 को शुरू हुई। आर्मिटेज 2006-07 के क्रिसमस न्यू ईयर स्पेशल में 2 भाग के रूप में द विकर ऑफ डिब्ली में हैरी कैनेडी की भूमिका में दिखाई दिए, जो कि विकर के नए प्रेमी और अंतःपति थे। उन्होंने 2007 में रेड नोज डे के लिए भूमिका दोहराई। 8 अप्रैल 2007 को उन्होंने मार्टिन शॉ और ली इंगलबी के साथ जासूसी नाटक जॉर्ज जेंटली में बाइकर रिकी डीमिंग की भूमिका निभाई। 9 मई 2007 को वे मिस मैरी लॉयड, क्वीन ऑफ द म्यूजिक हॉल के BBC 4 प्रोडक्शन में मैरी लॉयड के पहले पति पर्सी कर्टेने की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। वे अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास ऑर्डील बाय इनोसेंस के ग्रेनेडा TV प्रोडक्शन में फिलिप डुरंट के किरदार में भी दिखाई दिए। आर्मिटेज स्पूक्स के कलाकारों में लुकास नॉर्थ के किरदार के रूप में शामिल हुए, जो 27 अक्टूबर 2008 को UK में शुरू हुआ। 4 आर्मिटेज ने बताया कि रूसी जेल में 8 साल बिताने वाले इस किरदार का बाहरी रूप आकर्षक है, लेकिन वह मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मुझे एक्शन और अच्छे किरदारों के संयोजन वाली फिल्में पसंद है, इसलिए लुकास दिलचस्प है, क्योंकि मुझे एक जटिल मनोविज्ञान वाले व्यक्ति की भूमिका निभाने का मौका मिला है जो दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। 40 सीरीज 7 के फिल्मांकन के दौरान आर्मिटेज ने फ्लैशबैक सीक्वेंस को फिल्माने के लिए खुद को वाटरबोर्डिंग के अधीन होने दिया। 41 जुलाई 2010 में आर्मिटेज ने अपनी अंतिम सीरीज 9 का फिल्मांकन पूरा किया। 20 मई 2009 को आर्मिटेज BBC एक नाटक मूविंग ऑन में जॉन मुलिगन के रूप में दिखाई दिए। रिचर्ड क्रिस्पिन आर्मिटेज MTD जन्म 22 अगस्त 1971, एक अंग्रेजी अभिनेता और लेखक है। उन्हें ब्रिटिश टेलीविजन कार्यक्रम नॉर्थ एंड साउथ 2004 में जॉन थॉर्नटन के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका के साथ UK में पहचान मिली। एक पीटर जैक्सन की फिल्म त्रय द हॉबिट 2 के रूपांतरण में बौने राजा और नेता थोरिन ओकेनशील्ड के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में आर्थर मिलर की द क्रूसिबल के येल फार्बर के स्टेज प्रोडक्शन में जॉन प्रॉक्टर, अमेरिकी TV श्रृंखला हैनिबल में फ्रांसिस डोलहेयर, 3 ब्रिटिश TV नाटक स्पूक्स में लुकास नॉर्थ, 4 ब्रिटिश TV नाटक स्ट्राइक बैक में जॉन पोर्टर, 5 एपेक्स जासूसी श्रृंखला बर्लिन स्टेशन में डैनियल मिलर, 6 और ब्रिटिश TV नाटक रॉबिन हुड में गाय ऑफ गिस्बोर्न शामिल है। 4 उन्होंने कैसलवानिया के नेटफ्लिक्स रूपांतरण में ट्रेवर बेलमोंट की आवाज दी। 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज द स्ट्रेंजर में मुख्य भूमिका निभाई। लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा से स्नातक होने के बाद आर्मिटेज ने शुरुआत में थिएटर के काम की तलाश की और रॉयल शेक्सपियर कंपनी RSC के सदस्य थे। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन भूमिकाओं की ओर रुख किया जब उन्होंने देखा कि प्रमुख मंच भूमिकाएं नामी अभिनेताओं को मिलती है जो स्थानों को भरने के लिए संरक्षक ला सकते हैं। 12 साल दूर रहने और उस नाम की पहचान हासिल करने के बाद आर्मिटेज 2014 में मंच पर लौटे,
एक प्रमुख प्रोडक्शन में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने द ओल्ड विक में द क्रूसिबल के सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रोडक्शन में जॉन प्रॉक्टर की भूमिका निभाई। 7, 8 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिवियर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 9 आर्मिटेज की एक खासियत उनकी बैरीटोन आवाज है, जिसे उन्होंने 2006 से एक वॉयस एक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया है। टीवी सीरीज रॉबिन हुड पर काम करते समय उन्हें उस सीरीज के पहले सीजन के लिए ऑडियोबुक रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था। आर्मिटेज ने कई ऑडियोबुक रिकॉर्ड किए हैं और टीवी, रेडियो शो और विज्ञापनों में नैरेटर के तौर पर काम किया है। 2022 में उन्होंने पहली बार वीडियो गेम में कदम रखा। टोटल वॉरहैमर 3 में डेमन प्रिंस बेलाकोर की आवाज दी। उद्धरण की जरूरत। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आर्मिटेज का जन्म लीसेस्टर, इंग्लैंड में हुआ था। वे मार्गरेट, एक सचिव, और जॉन आर्मिटेज, एक इंजीनियर के छोटे बेटे थे। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम क्रिस्टोफर है। 10 उन्होंने हुनकोट, ब्लाबी जिला, लीसेस्टरशायर में हुनकोट सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। उद्धरण वांछित और स्थानीय व्यापक विद्यालय एंडरबी में ब्रॉकिंगटन कॉलेज में माध्यमिक विद्यालय शुरू किया। ब्रॉकिंगटन में आर्मिटेज ने संगीत में अपनी रुचि का पीछा किया। स्कूल और स्थानीय ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाना और बांसुरी बजाना सीखना। 14 साल की उम्र तक लीसेस्टरशायर प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी मां को सफलतापूर्वक मना लिया कि वे उन्हें कोवेंट्री में पैटिसन कॉलेज में स्थानांतरित करने की अनुमति दे, जो प्रदर्शन कला में विशेषज्ञता वाला एक स्वतंत्र बोर्डिंग स्कूल है, ताकि वे नाटक और नृत्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। 11, 12, 13 आर्मिटेज ने पैटिसन कॉलेज द्वारा प्रदान किए गए पाठों और अवसरों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, इसने मुझ में एक अनुशासन पैदा किया जो मेरे लिए फायदेमंद रहा है। कभी देर न करना, अपनी लाइनें जानना और पेशेवर होना। 14 जब तक उन्होंने स्कूल खत्म किया, तब तक उन्होंने संगीत और अंग्रेजी में ए लेवल हासिल कर लिया था। 15 और बर्मिंघम के न्यू एलेक्जेंड्रा थिएटर में शोबोट, हाफ ए सिक्सपेंस, ऑर्फियस एंड द अंडरवर्ल्ड, बैकस के रूप में, और द हॉबिट, एक योगिनी के रूप में, जैसे स्थानीय शौकिया और पेशेवर प्रस्तुतियों में अभिनय का अनुभव प्राप्त किया। 14 आजीविका। 1988 से 2003 प्रारंभिक कार्य। 1988 में पैटिसन कॉलेज में प्रोग्राम पूरा करने के बाद आर्मिटेज अपने इक्विटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 6 महीने के लिए बुडापेस्ट में नेट सर्कस में शामिल हो गए, जो उस समय ब्रिटेन में काम करने वाले मनोरंजन पेशेवरों के लिए एक आवश्यकता थी। 16, 17 यूके लौटकर उन्होंने संगीत थिएटर में अपना करियर बनाया, केन ओल्डफील्ड के सहायक कोरियोग्राफर के रूप में काम किया और विभिन्न प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया, जिसमें 42वीं स्ट्रीट, माई वन एंड ओनली, 9, एनी गेट योर गन और कैट्स में एडमेटस और मैकेविटी के रूप में अभिनय शामिल थे। 18 आर्मिटेज नाटकीय थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय भी कर रहे थे, जिनमें द रियल थिंग, 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन और डेथ ऑफ ए सेल्समैन शामिल थे। 1992 तक उन्हें संदेह होने लगा कि क्या संगीत थिएटर सही करियर पथ है, इसलिए उन्होंने अभिनय का आगे अध्ययन करने के लिए 1993 में लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट, लैम्डा में दाखिला लिया। 19-20 मुझे संगीत थिएटर की तुलना में कुछ अधिक सत्यपूर्ण करने की आवश्यकता थी। मेरे लिए यह थोड़ा बहुत नाटकीय था और मंच पर खड़े होकर दिखावा करने के बारे में था। मैं कुछ और खोज रहा था, इसलिए मैं ड्रामा स्कूल वापस चला गया। 21 आर्मिटेज ने खुद को एक मेथड एक्टर के रूप में वर्णित किया है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं हूं। एक तरह से यह थोड़ा आलसी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको दिखावा नहीं करना है, आपको बस विश्वास करना है। जितना संभव हो सके, मुझे लगता है कि मैं अंदर बाहर कदम रखता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरे लोगों से बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने किरदार में हूं, लेकिन मैं किरदार के साथ रहता हूं। हाँ, वह हमेशा वहां रहता है। यह किसी चीज को मैरिनेट करने जैसा है। आप पूरे समय मैरिनेड में बैठे रहते हैं।
106 उन्होंने जॉन पोर्टर और थोरिन ओकेनशील्ड की भूमिका निभाते हुए किरदार में सपने देखने की बात भी कही है। 107 108 हालांकि हाल ही में उन्होंने मेथड एक्टर के लेबल को अस्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि मैं एक केंद्रित अभिनेता हूं, इसलिए एक दिन में अपना काम करने के लिए, विशेष रूप से इस तरह के चरित्र के साथ, मुझे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इसलिए यह दृश्य में बने रहने, दृश्य में अपना सिर रखने और चरित्र को अपने साथ रखने का प्रयास करने के बारे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बातचीत नहीं कर सकता या जाकर एक कप कॉफी नहीं बना सकता, लेकिन मैं वास्तव में 18 महीने तक चरित्र के साथ रहता हूं। 109 वह अक्सर अपने पात्रों में द्वैतवाद के विकास और उसके प्रति आकर्षित होने की बात करते हैं। 105 अगर मुझे नायक की भूमिका की पेशकश की जाती है, तो मैं तुरंत अपने भीतर के विरोधी नायक की तलाश करता हूं। मैं हर चीज को बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा के संदर्भ में देखता हूं। 110 वह अपने द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों की पूरी जीवनी के साथ चरित्र डायरी बनाता है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं अपने चरित्र के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करूं जो पूरी यात्रा के लिए उपयोगी हो। इसमें से बहुत कुछ गुप्त है और कोई भी इसे पर नहीं पाता है। यह वही है जो मेरे लिए उपयोगी है। यदि आप कुछ लंबे समय तक चलने वाली और ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिसका भविष्य प्रारंभिक श्रृंखला से परे है, तो यह लगभग ऐसा है जैसे आपको एक बगीचा लगाना है जिसके लिए आपको किसी बिंदु पर वापस आना होगा। यदि आप जल्दी नहीं करते हैं, तो यह आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है। 21 व्यक्तिगत जीवन आर्मिटेज ने 19 साल की उम्र में अपने परिवार के सामने अपनी सच्चाई उजागर कर दी थी। 111 2023 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि उनका एक पुरुष साथी था। 112 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1999 स्टार वार्स एपिसोड आई द फैंटम मेनेस नाबू लड़ाकू पायलट बिना श्रेय 113 मंचन डेरिल न्यूमैन लघु फिल्म 114 इस साल का प्यार पार्टी में घमंडी आदमी 2005 जमा हुआ स्टीवन 37 2011 कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर हेंज क्रूगर 48 2012 द हॉबिट एक अप्रत्याशित यात्रा थोरिन ओकेनशील्ड 2 2013 हॉबिट स्मॉग की वीरानी नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एम्पायर पुरस्कार 2 2014 द हॉबिट द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज जीता सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एम्पायर पुरस्कार 2 तूफान में गैरी फुलर 51 द क्रूसिबल जॉन प्रॉक्टर ओल्ड विक में प्रोडक्शन के लाइव स्टेज प्रदर्शन को फिल्म में कैद किया गया 115 2015 अर्बन और शेड क्रू काटना जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए न्यूकैसल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 58 2016 एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास राजा ओलेरोन दिमाग में आग टॉम काहलान 94 2017 नींद में चलने वाला डॉ स्कॉट व्हाइट जून 2015 के एक साक्षात्कार में 91 आर्मिटेज ने बताया कि उनकी अगली परियोजनाओं में एडिथ वार्टन की एक फिल्म और एक सच्चा आयरिश दुखद नाटक शामिल है। एजेंट डेविड हाइम के अनुसार ब्रिजेट क्लेरी संभवतः आयरिश नाटक है। 92 12 जुलाई 2015 को आर्मिटेज ने खुलासा किया कि वह कनाडा के वैंकूवर में ब्रेन ऑन फायर का फिल्मांकन शुरू करने वाले थे। 93 बाद के समाचार आउटलेट ने युवा पत्रकार सुजाना काहलन के अचानक पागलपन में उतरने और एक डॉक्टर द्वारा 11वें घंटे के निदान की सच्ची जीवन कहानी में नायक के पिता बिग मैन टॉम काहलन के रूप में उनकी भूमिका के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की। 94 फिल्मांकन 13 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। ब्रेन ऑन फायर का प्रीमियर 14 सितंबर 2016 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ में हुआ। 95
आर्मिटेज ने एपिक्स के लिए एक मूल जासूसी श्रृंखला बर्लिन स्टेशन में डैनियल मिलर की मुख्य भूमिका निभाई। उनका किरदार लैंगली का एक सेरेब्रल विश्लेषक, एक नया नियुक्त अंडरकवर सीआईए अधिकारी है जिसे बर्लिन में एक मोल को खोजने का काम सौंपा गया है। नवंबर 2015 से अप्रैल 2016 तक बर्लिन में फिल्माया गया। कैनरी द्वीप में कुछ अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ श्रृंखला का प्रीमियर 2016 की शरद ऋतु में एपिक्स पर हुआ। 13 जुलाई 2016 को राउंड अबाउट थिएटर कंपनी ने घोषणा की कि नाटककार माइक बार्टलेट द्वारा लव के अमेरिकी प्रीमियर में आर्मिटेज को केनेथ के रूप में चुना गया था। लव अमेरिकी मंच पर एक नाटकीय नाटक में आर्मिटेज की पहली प्रमुख भूमिका है। ऑफ ब्रॉडवे नाटक 22 सितंबर से 18 दिसंबर 2016 तक न्यूयॉर्क शहर के अंतरंग लॉरा पेल्स थिएटर में चला। 97 आर्मिटेज ने हीस्ट कॉमेडी ओशियंस 8 2018 में सहाभिनय किया। 98 फरवरी 2017 में यह घोषणा की गई थी कि आर्मिटेज जूली डेल्पी की फिल्म माय जो के कलाकारों में शामिल हो गए थे। 99 इसमें वह डेल्पी के किरदार इसाबेल के पूर्व पति जेम्स की भूमिका निभाएंगे। उनकी विषाक्त शादी खत्म हो सकती है, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे के संपर्क में है क्योंकि वे अपनी बेटी जो के सहपालक है। लेकिन जब त्रासदी इस टूटे हुए परिवार पर आती है तो इसाबेल मामले को अपने हाथों में ले लेती है। फरवरी 2018 में आर्मिटेज द लॉज के कलाकारों में शामिल हो गए, जिसने फरवरी की शुरुआत में फिल्मांकन शुरू किया था। 100 आर्मिटेज नेटफ्लिक्स की 2020 मिस्ट्री थ्रिलर मिनी सीरीज द स्ट्रेंजर में एडम प्राइस की प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जो इसी शीर्षक के हर्लन कोबेन उपन्यास पर आधारित है। 101 2022 में आर्मिटेज ने एक वीडियो गेम में अपना पहला प्रदर्शन दिया, जो क्रिएटिव असेंबली के रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम टोटल वॉरहैमर 3 में डेमन प्रिंस बेलाकोर के रूप में दिखाई दिया। उस वर्ष अक्टूबर में आर्मिटेज का पहला उपन्यास जिनेवा, एक थ्रिलर, ऑडिबल द्वारा प्रकाशित किया गया था। आर्मिटेज और पूर्व स्पूक सहकलाकार निकोला वॉकर ऑडियोबुक का वर्णन करते हैं। आवाज से काम 2006 में टीवी नाटक रॉबिन हुड पर काम करते समय आर्मिटेज को आवाज के काम से परिचित कराया गया था। बीबीसी श्रृंखला एक के पहले 4 एपिसोड के उपन्यास प्रकाशित कर रहा था और आर्मिटेज से ऑडियोबुक संस्करण रिकॉर्ड करने के लिए कहा। हाल के वर्षों में आर्मिटेज ने आवाज के काम का भी बहुत प्रदर्शन किया है, जैसे कि विभिन्न रेडियो कार्यक्रमों के लिए कविता पढ़ना और अप्रैल 2010 में बीबीसी रेडियो 4 के प्रोडक्शन क्लेरिसा ए हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी में रॉबर्ट लवलेस के रूप में अभिनय करना। उन्होंने कई ऑडियोबुक रिकॉर्ड किए हैं। बीबीसी के रॉबिन हुड पर आधारित 6, बर्नार्ड कॉनवेल के द लॉर्ड्स ऑफ द नॉर्थ, नैक्सोस ऑडियोबुक्स के लिए जॉर्जेट हेयर के 3 उपन्यास सिल्वेस्टर या दुष्ट अंकल, वेनेटिया और द कन्वीनियंट मैरिज, द ग्रेट स्पर्म रेस, फॉरेस्ट एलिफेंट्स, रंबल इन द जंगल, सर्जरी स्कूल और एल्सा, द लाइनस दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। 2011 में उन्होंने रॉयल नेवी के प्रमुख जहाज HMS आर्क रॉयल 103-125 ईयर्स ऑफ विम्बलरन, यू कैन नॉट बी सीरियस और फ्रॉड स्क्वाड के बारे में एक श्रृंखला के लिए कथन प्रदान किया। उन्होंने कई टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए वॉइस ओवर भी प्रदान किया है और नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज कैसलवानिया में मुख्य किरदार ट्रेवर बेलमोंट के रूप में अभिनय किया है। उन्होंने स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट मार्वल की वुल्वरिन में शीर्षक चरित्र को भी आवाज दी है और डॉक्टर हू ऑडियो स्पिन-ऑफ गैलिफ्रे में रेसिलन को आवाज दी है। रिचर्ड तृतीय कनेक्शन आर्मिटेज रिचर्ड 3 पर आधारित एक नाटक में अभिनय करने की उम्मीद कर रहे थे। आर्मिटेज का जन्म बोसवर्थ फील्ड की लड़ाई की सालगिरह पर हुआ था, जहां रिचर्ड 3 मारा गया था, और उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन कहानी है, एक सामाजिक राजनीतिक थ्रिलर, एक प्रेम कहानी और एक वंशवादी त्रासदी। 104 उन्हें लगता है कि कहानी में 20 एपिसोड की मिनी सीरीज के रूप में बताए जाने की क्षमता है। 2010 से एक स्क्रिप्ट का विकास हो रहा है और बहुत से लोग इसे बनाने में
रुचि रखते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो गैस पर कदम रखे। 105 अभिनय शैली। मई 2010 में आर्मिटेज ने स्काई 1 के लिए स्ट्राइक बैक, जिसे क्रिस रयान की स्ट्राइक बैक के रूप में भी जाना जाता है, में पूर्व एसएएस ट्रूपर जॉन पोर्टर की भूमिका निभाई। 5 दक्षिण अफ्रीका में फिल्माए गए आर्मिटेज को भूमिका की मुख्य चुनौती यह दिखाना था कि चरित्र एक प्रशिक्षित हत्यारे होने के साथ साथ परिवार और घरेलू जीवन का समाधान कैसे करता है। 43 अंत में यह वह चरित्र था जिसने मुझे आकर्षित किया, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो दबाव में निर्णय लेता है और उस निर्णय का उसके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, वह प्रायश्चित की तलाश में जाता है, फिर भी यह मानता है कि उसने सही काम किया, भले ही इसकी कीमत उसके 3 दोस्तों की जान चली गई। वहाँ गुस्सा है और अन्याय है। यह ऐसा है, मैंने सही काम किया, लेकिन गलत परिणाम हुआ। हालांकि वह जॉन पोर्टर के भाग्य का फैसला करने के लिए पहले एपिसोड में अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए। 45-46 जॉन पोर्टर के रूप में उनकी भूमिका के कारण ही उन्हें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में कास्ट किया गया। अमेरिकी कास्टिंग एजेंटों ने लंदन में जॉन पोर्टर के रूप में उनके पोस्टर देखे। हालांकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन्हें नाजी जासूस हेज क्रूगर की भूमिका की पेशकश की क्योंकि वह उस भूमिका के लिए उपयुक्त दिखते थे। आर्मिटेज ने स्वीकार किया और 2010 की शरद ऋतु में अपने दृश्यों की शूटिंग की। स्पूक्स सीरीज 9 पर फिल्मांकन समाप्त होने के बाद यह फिल्म जुलाई 2011 में रिलीज हुई थी। 47-48 2010 वर्तमान फिल्म सफलता और उससे आगे 21 अक्टूबर 2010 को पीटर जैक्सन ने घोषणा की कि द हॉबिट के 3 फिल्म निर्माण में आर्मिटेज को थोरिन ओकेनशील्ड के रूप में लिया गया था। तीनों फिल्में दिसंबर में रिलीज हुई, जिनकी शुरुआत 2012 में द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी, 2013 में द हॉबिट द डेसोलेशन ऑफ स्मॉग और 2014 में द हॉबिट द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज से हुई। आर्मिटेज ने सोचा कि यह एक शानदार अवसर है, क्योंकि वह किताबें पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। संयोग से उनकी पहली स्टेज भूमिकाओं में से एक बर्मिंघम के एलेक्स थिएटर में द हॉबिट के निर्माण में एक योगिनी की भूमिका निभाना थी। 49 वह थोरिन के चरित्र का वर्णन जटिल और त्रुटिपूर्ण के रूप में करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में संदेह था और जिसे डर था। 50 उन्होंने कहा कि बैग एंड में बालिन के साथ दृश्य चरित्र की आंतरिक संवेदनशीलता और असफलता के डर को दर्शाता है, वहाँ असफल होना जहाँ उसके पिता और दादा भी असफल हुए थे। 50 द हॉबिट पर फिल्मांकन पूरा होने के बाद आर्मिटेज जुलाई से सितंबर 2012 तक इनटू द स्टॉर्म को फिल्माने के लिए डेट्रोइट, मिशिगन चले गए। 51 उन्होंने गैरी फुलर की भूमिका निभाई, जो एक हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और 2 किशोर बेटों वाले फुटबॉल कोच है। 53 न्यू लाइन की यह फिल्म अगस्त 2014 में रिलीज हुई थी। 54 मार्च 2014 में आर्मिटेज ने बर्नार्ड हरे के संस्मरण अर्बन ग्रिमशॉ और लीड्स, यूके में शेड क्रू के अनुकूलन की 8 सप्ताह की शूटिंग शुरू की। 55 56 57 उन्होंने चॉप, लेखक का उपनाम, की भूमिका निभाई, जो ब्रिटेन के निचले वर्ग का एक पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता, शराबी और ड्रग एडिक्ट है, जो कठोर युवा अपराधी अर्बन का दोस्त बनता है। 55 58 आर्मिटेज ने इस भूमिका के प्रति अपने आकर्षण को समझाया। यह मेरे लिए कई बक्से में टिक करता है। यह साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प टुकड़े पर आधारित है, लेकिन जीवित लोगों पर भी आधारित है, जो सेट पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। 59 अर्बन और शेड क्रू का प्रीमियर 7 नवंबर 2015 को लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल LIFF में हुआ। 60 आर्मिटेज अगली बार द ओल्ड विक के आर्थर मिलर के द क्रूसिबल के निर्माण में जॉन प्रॉक्टर के रूप में दिखाई दिए। याएल फार्बर द्वारा निर्देशित और राउंड में प्रदर्शन किया गया। यह नाटक 21 जून से 13 सितंबर 2014 तक चला। 61 उत्पादन ने अभूतपूर्व संख्या में पान
सितारा समीक्षाएं प्राप्त की और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। अपने प्रदर्शन के लिए आर्मिटेज को ब्रॉडवे वर्ल्ड यूके अवार्ड्स 2014 द्वारा एक नाटक के नए प्रोडक्शन में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता से सम्मानित किया गया 62 और ओलिवियर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन किया गया। 9 उत्पादन को देखने के लिए दुनिया भर की मांग के कारण डिजिटल थिएटर ने द क्रूसिबल को सिनेमाघरों में और डिजिटल डाउनलोड के लिए लाइव प्रदर्शन पर कब्जा कर लिया। इसे यूके और आयरलैंड में 4 और 7 दिसंबर 2014 को सिनेमाघरों में दिखाया गया। 63 डिजिटल थिएटर ने 17 मार्च 2015 को डिजिटल डाउनलोड को दुनिया भर में उपलब्ध कराया। 64 सितंबर 2014 के एक साक्षात्कार में आर्मिटेज ने खुलासा किया कि वह द क्रूसिबल बंद होने के बाद लंदन में एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास में किंग ओलेरॉन की अपनी कैमियो भूमिका को फिल्माएंगे। 65 66 यह फिल्म मई 2016 में रिलीज हुई थी। आर्मिटेज ने अक्टूबर 2014 में लॉस एंजिल्स क्षेत्र में स्लीप वॉकर की शूटिंग में 4 सप्ताह बिताए। इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में आर्मिटेज ने डॉ स्कॉट व्हाइट की भूमिका निभाई है, जो एक नींद अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ एमडी है। 4 फरवरी 2017 को रिलीज हुई। 67 डेलाउरेंटिस कंपनी ने 13 जनवरी 2015 को ट्वीट किया कि आर्मिटेज को ब्रायन फुलर द्वारा लिखित और सहनिर्मित हैनिबल के टीवी प्रोडक्शन में फ्रांसिस डोलहेयर के रूप में लिया गया था। डोलहेयर एक सीरियल किलर है, एक ऐसा चरित्र प्रकार जिसे चित्रित करने में आर्मिटेज ने रुचि व्यक्त की थी। 70 उन्होंने जनवरी 71 से अप्रैल तक टोरंटो, कनाडा में श्रृंखला फिल्माई। 72 और श्रृंखला 4 जून से 29 अगस्त 2015 तक प्रसारित हुई। 73 आर्मिटेज सीजन 3 के अंतिम 6 एपिसोड में दिखाई दिए। 74 75 उच्च प्रशंसा, व्यापक प्रशंसा। 76 77 78 और 2 जीत सहित कई पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। 79 80 81 अप्रैल 2015 के अंत में हैनिबल पर रैप करने के बाद आर्मिटेज अपने साथी पिलग्रिमेज कलाकारों में शामिल हो गए। 82 जिन्होंने 2 सप्ताह पहले ही आयरलैंड के कोनेमारा में फिल्मांकन शुरू कर दिया था। 83 वह सर रेमंड डी मर्विल की भूमिका निभाते हैं, जो 13वीं शताब्दी के फ्रांसीसी नॉर्मन है, जो आयरलैंड से रोम तक एक पवित्र अवशेष ले जा रहे भिक्षुओं के एक समूह को विफल करने पर आमादा है। 84 85 बाद में कलाकार और चालक दल फिल्मांकन पूरा करने के लिए बेल्जियम के अर्देनेस क्षेत्र में चले गए। 86 आर्मिटेज ने मई के अंत में फिल्म रैप से एक सप्ताह पहले रैप किया। 87 88 13 मई 2015 को खबर आई कि आर्मिटेज फिनिश निर्देशक अकु लोहिमिस की पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म क्लियरेंस में अभिनय करेंगे और नवंबर 2015 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्मांकन के लिए तैयार है। 89 यह रे आर्मिटेज नामक एक कठोर खदान विशेषज्ञ और उसके गर्भवती साथी नाओमी हैरिस के बारे में एक एक्शन ड्रामा है, जिन्हें दक्षिण सूडान में अपहरण कर लिया गया है। 89 90 नेस्पिट ने 18 साल की उम्र में सीएआई छोड़ दिया और जॉर्डनस्टाउन में उल्स्टर पॉलिटेक्निक, अब उल्स्टर यूनिवर्सिटी में फ्रेंच में डिग्री शुरू की। 2-3 जाने से पहले वह 1 साल तक रहे। 1999 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मेरे दिमाग में जरूरी बातें थीं, लेकिन मैं बस परेशान नहीं हो सकता था। 18 वर्ष की उम्र लोगों से चीजें सीखने की उम्मीद करने के लिए सबसे खराब उम्र है। परेशान होने के लिए अन्य चीजें हैं, जैसे लड़कियां और फुटबॉल। 4 उन्होंने एक सुबह छोड़ने का फैसला किया जब वह जीन पॉल सार्त्र द्वारा लेस मेंस सेल्स में अस्तित्ववाद पर एक लंबित निबंध लिखने की कोशिश कर रहे थे। 12 उनके पिता ने सुझाव दिया कि अगर वह अभिनय जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें इंग्लैंड चले जाना चाहिए। 5-13 जब वे पहली बार लंदन पहुंचे तो उन्हें लगा कि वे खो गए हैं और उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा उनकी उत्तरी आयरिश पृष्ठभूमि के कारण हुआ। जब मैं पहली बार ड्रामा स्कूल में आया तो मैं अंदर जाते ही पैडी बन गया था, और मुझे याद है कि मैं ड्रामा स्कूल गया था और सभी मुझसे कर रहे थे,
ओह हाँ, ब्रिट्स बाहर है, और मैं ऐसा था, यह उससे थोड़ा अधिक जटिल है, आप जानते हैं। 7-13 उन्होंने 22 वर्ष की आयु में 1987 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 थिएटर और हियर माई सॉन्ग 1987 में सीएसएसडी छोड़ने के अगले दिन नेस्बिट को जॉन ओगडन के जीवन के बारे में बीबीसी टू स्क्रीन टू टेलीविजन नाटक वर्चुओसो में एक छोटा सा हिस्सा मिला। 2 उन्होंने नाटक पर 2 दिनों तक काम किया, प्रतिदिन 250 पाउंड कमाए। 4 उनकी पहली पेशेवर मंच उपस्थिति उसी वर्ष हुई जब उन्होंने अप ऑन द रूफ में कीथ का किरदार निभाया। लंदन वेस्ट एंड में स्थानांतरित होने से पहले यह संगीत में थिएटर रॉयल प्लायमाउथ में चला। 1989 की शुरुआत में जब उत्पादन प्लायमाउथ लौटा तो नेस्बिट ने भूमिका दोहराई। द स्टेज एंड टेलीविजन टुडे में रोजर मेलोन ने लिखा कि नेस्बिट सर्वश्रेष्ठ संवादों और सर्वश्रेष्ठ डिलीवरी के साथ शो को चुरा लेता है क्योंकि वह सहज संतोष के साथ जीवन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता। जून में उन्होंने रोज थिएटर क्लब में पॉल जेप्सन के एज यू लाइक इट में ड्यूक्स फ्रेडरिक और सीनियर की भूमिका निभाई। 15 और फिर हेमलेट के यूरी ल्यूबिमोव के संस्करण में दिखाई दिए। हेमलेट का बोरिस पास्टरनक के रूसी अनुवाद से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यह ओल्ड विक में स्थानांतरित होने से पहले 1 महीने के लिए हेमार्केट थिएटर, लीसेस्टर में चला और फिर 9 महीने का विश्व दौरा किया। नेस्बिट ने गिल्डनस्टर्न, बर्नार्डो और दूसरे कब्र खोदने वाले की भूमिका निभाई। 5, 16, 17 उन्होंने याद किया कि नाटक को चौंकाने वाली समीक्षाएं मिली, लेकिन यह रोमांचक था। 16 1990 के दशक की शुरुआत में वह साथी अभिनेता जेरोम फ्लिन के साथ रहते थे और सोल्जर के सफल स्टार के लिए फैन मेल पर हस्ताक्षर करके पैसे कमाते थे। 13 अपनी पहली फीचर फिल्म हियर माई सॉन्ग पीटर चेल्सम 1991 में नेस्बिट ने फिंटन ओडोनेल की भूमिका निभाई, जो एक संघर्षशील नाट्य एजेंट और मिकी ओनील, एड्रियन डनबर का दोस्त था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आलोचक ने लिखा, मस्तीपसंद हैरान मी नेस्बिट आत्मीयता को धूर्त हास्य के साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं। 18 उन्हें मिली प्रशंसा ने उन्हें आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट बना दिया। 2001 में उन्होंने याद किया, जब मैंने हियर माई सॉन्ग किया तो उसके बाद मैं अपनी ही गांड में बहुत दूर गायब हो गया। मैंने सोचा, ओह। 5 फिल्म रिलीज होने के बाद उनके रवैये ने उन्हें 6 महीने तक काम से बाहर रखा। 13 1994 तक उन्होंने बून, द यंग इंडियाना जोन्स क्रॉनिकल्स, कोविंगटन क्रॉस, लवजॉय और बिटवीन द लाइन्स के एपिसोड में टेलीविजन पर सहायक भूमिकाओं के साथ अपनी मंच भूमिकाओं को मिलाया। 1993 में वे लव लाइज ब्लीडिंग में दिखाई दिए, जो बीबीसी एंथोलॉजी सीरीज स्क्रीनप्ले की एक किस्त थी और माइकल विंटरबॉटम द्वारा निर्देशित प्रोडक्शन में उनकी पहली उपस्थिति थी। बाद में वे गो नाउ 1995, जूड 1996 और वेलकम टू साराजेवो 1997 में दिखाई दिए। एक गार्जियन पत्रकार ने लिखा कि उन्होंने जूर और साराजेवो में खुद को एक उदार सहायक अभिनेता के रूप में दिखाया। 5 मंच पर वापस आकर वे ट्रांसलेशंस में डोल्टी, ग्वेंडा ह्यूजेस, बर्मिंघम रिपर्टरी थिएटर 1991, 19 ऊना पूका में एडन, मार्क लैम्बर्ट और निकोलस केंट, ट्राईसाइकिल थिएटर 1992, 20 पेडीवैक में डेमियन, माइकल लैटिमर, कॉकपिट थिएटर 1994, 21 और डार्विन्स फ्लड में जीसस, साइमन स्टोक्स, बुश थिएटर 1994, 22 पेडीवैक, जिसमें नेस्बिट के चरित्र पर अन्य लोगों द्वारा आईआरएस सदस्य होने का संदेह है, अक्टूबर 1994 में न्यू हेवन, कनेक्टिकट में लॉन्ग व्हार्फ थिएटर में 1 रन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया गया था। वैरायटी के एक आलोचक ने डेमियन को नाटक का एकमात्र पूरी तरह से विकसित चरित्र कहा। 23 1996 में नेस्बिट बीबीसी उत्तरी आयरलैंड टेलीविजन नाटक बल्ली की सिंजेल के एक एपिसोड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने लियो मैकगार्वे की भूमिका निभाई, जो असम्प्टा फिट्जगेराल्ड, डेरवला किरवान का पूर्व प्रेमी और पीटर क्लिफ्ड, स्टीफन टॉम्किंसन का प्रेम प्रतिद्वंद्वी था।
उन्होंने 1998 में 4 एपिसोड के लिए भूमिका दोहराई। 24 कोल्ड फीट और शुरुआती फिल्में। 1996 में नेस्बिट ने कोल्ड फीट में पुरुष प्रधान एडम विलियम्स का किरदार निभाने के लिए ऑडिशन दिया, जो कि अपने रोमांटिक रिश्तों के विभिन्न चरणों में 3 जोड़ों के बारे में एक आईटीवी कॉमेडी प्रीमियर था। ऑडिशन नेस्बिट के एक पारस्परिक मित्र और निर्देशक डेक्लेन लॉनी के माध्यम से हुआ। 25 निर्माता क्रिस्टीन लेगन ने भी हियर माई सॉन्ग और गो नाउ में उनके प्रदर्शन को याद किया था। 26 एडम को उनके किरदार के लिए एक आयरिश व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया था। अंग्रेजी लेखक माइक बुलन ने चरित्र को अपनी युवावस्था में खुद के एक पतले आवरण के रूप में लिखा था, लेकिन नेस्बिट एक समकालीन नाटक में उत्तरी आयरलैंड के एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाई देने का अवसर लेना चाहते थे, जिसका ट्रबल से कोई संबंध नहीं था। इसने 1997 का गोल्डन रोज ऑफ मॉन्ट्रेक्स और 1997 का सर्वश्रेष्ठ आईटीवी कॉमेडी के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड जीता, और इस तरह इसे एक पूर्ण श्रृंखला के लिए कमीशन किया गया। 28 कोल्ड फीट की पहली श्रृंखला 1998 के अंत में प्रसारित हुई और उसके बाद 1999 में दूसरी श्रृंखला प्रसारित हुई। 29 उस श्रृंखला की एक कहानी में एडम को वृषण कैंसर का पता चला, जिसने नेस्बिट को चैरिटी एक्शन कैंसर का संरक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। विलियम जेम्स नेस्बिट ओबीई, जन्म 15 जनवरी 1965, उत्तरी आयरलैंड के एक अभिनेता है। 1987 से नेस्बिट ने 7 साल तक नाटकों में अभिनय किया, जो संगीत में अप ऑन द रूफ 1987, 1989 से लेकर राजनीतिक ड्रामा पेडीवैक 1994 तक के थे। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत हियर माई सॉन्ग 1991 में टैलेंट एजेंट फिंटन ओडोनेल की भूमिका निभाते हुए की। उन्हें रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज कोल्ड फीट 1997 से 2003, 2016 से 2020 में एडम विलियम्स की भूमिका निभाकर अपनी सफल टेलीविजन भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड, टेलीविजन और रेडियो इंडस्ट्रीज क्लब अवार्ड और नेशनल टेलीविजन अवार्ड मिला। नेस्बिट की पहली महत्वपूर्ण फिल्म भूमिका तब आई जब वे वेकिंग नेड 1998 में स्वर किसान पिग फिन के रूप में दिखाई दिए। बाकी अभिनीत कलाकारों के साथ उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। लकी ब्रेक 2001 में उन्होंने कैदी जिमी हैंड्स की भूमिका निभाते हुए एक फिल्म लीड के रूप में अपनी शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने डेरी में 1972 की गोलीबारी के बारे में टेलीविजन फिल्म ब्लडी संडे में इवान कूपर की भूमिका निभाई। अपनी पिछली चुटीली बात करने वाले भूमिकाओं से हटकर यह फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। नेस्बिट ने मर्फीज लॉ 2001 से 2007 में अंडरकवर जासूस टॉमी मर्फी के रूप में भी अभिनय किया है। यह भूमिका उनके लिए लेखक कॉलिन बेटमैन द्वारा बनाई गई थी। इस भूमिका ने नेस्बिट को आयरिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार IFTA में 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन दिलाया। 2007 में उन्होंने स्टीवन मोफेट की जेकेल में टॉम जैकमैन और मिस्टर हाइड की दोहरी भूमिका में अभिनय किया, जिसने उन्हें 2008 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। नेस्बिट तब से कई और नाटकीय भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने 5 मिनट्स ऑफ हेवन 2009 में लियाम नीसन के साथ अभिनय किया और टेलीविजन मिनीसीरीज ऑक्यूपेशन 2009 में 3 प्रमुख अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने आउटकास्ट 2010, 2014 में नेस्बिट ने प्रशंसित BBC वन ड्रामा सीरीज द मिसिंग में टोनी ह्यूजेस की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। विलियम जेम्स नेस्बिट का जन्म 15 जनवरी 1965 को बैलीमेना, काउंटी एंट्री में हुआ था। 1-2 उनके पिता जेम्स जिम नेस्बिट लिस्नामुरिकन, ब्रॉशेन के पास में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, जबकि उनकी मां में नेस्बिट एक सिविल सेवक थी। 3-4 उनकी 3 बड़ी बहनें हैं, जिनका नाम मार्गरेट, कैथरीन और एंड्रिया है। 4 जो सभी अंतः शिक्षक बन गईं।
परिवार एक कमरे वाले स्कूल से सटे घर में रहता था जहां नेस्बिट अपने पिता द्वारा पढ़ाए जाने वाले 32 विद्यार्थियों में से एक था, जबकि अन्य सभी विद्यार्थी किसानों के बच्चे थे। 5 वह पूरी तरह से महिलाओं के इर्दगिर्द बड़ा हुआ और अकेले बहुत समय बिताता था, दीवार पर गेंद को किक मारते हुए। 5 उनके माता पिता प्रोटेस्टेंट थे और लिस्नामुरिकन पैसले देश में था। 5 परिवार ने रविवार की शाम पियानो के चारों ओर भजन गाते हुए बिताई। जिम ने बैलीमेना यंग कॉन्करर्स बांसुरी बैंड में मार्च किया और नेस्बिट ने बांसुरी बजाते हुए उनका साथ दिया। ड्रमकरी संघर्षों के बाद उन्होंने बैंड के साथ मार्च करना बंद कर दिया। 5-6 ग्रामीण इलाकों में परिवार के निवास ने उन्हें मुसीबतों से काफी हद तक अप्रभावित रखा। हालांकि नेस्बिट, उनके पिता और उनकी एक बहन 1970 के दशक की शुरुआत में बैलीमेना काउंटी हॉल के बाहर एक कार बम विस्फोट से बाल-बाल बच गए। 7 जब नेस्बिट 11 साल का था तो परिवार कोलेराइन, काउंटी लंदनडेरी चला गया, जहां मैंने हाउसिंग एग्जीक्यूटिव के लिए काम किया। 2 उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ब्लाग प्राइमरी स्कूल में पूरी की और फिर कोलेराइन एकेडमिकल इंस्टीट्यूशन CAI में चले गए। 3 1978 में जब वह 13 वर्ष का था, उसके माता पिता उसे रिवरसाइड थिएटर के क्रिसमस प्रोडक्शन ओलिवर के ऑडिशन के लिए ले गए। नेस्बिट ने ऑडिशन में बोहेमियन रैप्सोडी गाया और अपने अभिनय की शुरुआत में आर्टफुल डोजर की भूमिका जीती। 5-8 उन्होंने 16 साल की उम्र तक रिवरसाइड के साथ अभिनय और गायन जारी रखा और त्योहारों में और प्ले फॉर टुडे द क्राई 1984 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई दिए। 2 अभिनय ने शुरू में उन्हें आकर्षित नहीं किया था, लेकिन द विंसलो बॉय 1948 फिल्म देखने के बाद उन्हें एक हल्कापन महसूस हुआ। 10 जब वे 15 वर्ष के थे तो उन्हें पोर्टरश में बैरीज एम्यूजमेंट में बिंगो कॉलर के रूप में अपनी पहली भुगतान वाली नौकरी मिली। उन्हें गर्मियों की नौकरी के लिए प्रति घंटे 1 पाउंड का भुगतान किया जाता था और कई मौकों पर वे बिग डिपर आकर्षण पर ब्रेक मैन के रूप में भी काम करते थे। 2-11 ब्लरी संडे के प्रसारण से कुछ समय पहले नेस्बिट ने इसे कठिन लेकिन असाधारण और भावनात्मक रूप से थका देने वाला बताया। 39 जनवरी 2002 में ITV पर प्रसारण और इसका प्रचार बिना किसी घटना के नहीं हुआ। यूनियनिस्टों द्वारा उनकी यह कहने के लिए आलोचना की गई कि उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट हत्याओं पर सामूहिक अपराधबोध महसूस करते हैं। 41 उनके माता पिता के घर में भी तोड़फोड़ की गई और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। 42 पुरस्कार सत्र के दौरान नेस्बिट ने ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 43-44 फिल्म को स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे फिल्म समारोहों में भी दिखाया गया, जहां नेस्बिट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 45 हिस्ट्री एंड मेमोरी जर्नल में फिल्म के विश्लेषण में एलिन ब्लैनी 46 ने लिखा कि यह नेस्बिट की वास्तविक जीवन की घरेलू नाम स्थिति है जिसने कूपर के उनके चित्रण को इतनी सफलता दिलाई। उन्होंने तर्क दिया कि नेस्बिट की सेलिब्रिटी स्थिति 1970 के दशक में कूपर की तरह ही है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य में एक घरेलू नाम सिख। नेस्बिट की व्यापक लोकप्रिय अपील स्पष्ट रूप से उनकी प्रोटेस्टेंट अल्स्टर पहचान पर निर्भर नहीं है और परिणामस्वरूप उनके द्वारा निभाए गए चरित्र की दोहरी आवाज दर्शकों को वैकल्पिक या नहीं सांप्रदायिक अनुनय से अलग नहीं करती है। 47 गार्जियन पत्रकार सूसी स्टीनर ने सुझाव दिया कि ब्लरी संडे में उनकी उपस्थिति स्क्रीन पर उनकी आयरिशनेस की अभिव्यक्ति को हल करने का एक प्रयास था, जहां उन्होंने एक सांप्रदायिक विषय में भाग लिया है। एक अभिनेता के रूप में उनकी बुद्धिमत्ता अक्सर एक अत्यधिक कार्टून शैली की कॉमेडी द्वारा छिपाई गई है। फिर भी उनकी अधिक सफल उच्च प्रोफाइल भूमिकाओं में, विशेष रूप से कोल्ड फीट में और धीरे धीरे देहाती फिल्म वेकिंग नेड में पिग फिन के रूप में, नेस्बिट की आयरिशनेस को उसके रोमांटिक आकर्षण के लिए इस्तेमाल किया गया है।
इसे मीठा किया गया है और इस प्रक्रिया में इसका राजनीतिकरण नहीं किया गया है। 5. एक आलोचक ने ब्लरी संडे को नेस्पिट की आयु के आने वाली फिल्म के रूप में पहचाना और नेस्पिट ने इसे अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा। 16:39 वह फिल्म के रिलीज होने के बाद से अपने करियर को ब्लरी संडे के बाद के रूप में संदर्भित करता है। 48 तीसरी श्रृंखला के समय तक नेस्पिट और अन्य कलाकार शो के निर्माण को प्रभावित करने में सक्षम थे। एडम के स्टैग वीकेंड को दर्शाने वाला एक एपिसोड डबलिन में स्थान पर फिल्माया जाना था, लेकिन नेस्पिट ने सुझाव दिया कि इसे बेलफास्ट और पोर्टरश में फिल्माया जाए। कई दृश्य उनके पुराने कार्यस्थल बैरी के एम्यूजमेंट्स में फिल्माए गए थे, हालांकि उन्हें प्रसारण एपिसोड से काट दिया गया था। 31-32 2001 में चौथी श्रृंखला के अंत में नेस्पिट ने इस्तीफा देने और अन्य परियोजनाओं पर जाने का फैसला किया। कार्यकारी निर्माता एंडी हैरिस ने उन्हें एडम को मारने का सुझाव देकर एक और श्रृंखला के लिए रहने के लिए राजी किया, इसलिए नेस्पिट ने 5वीं श्रृंखला के लिए हस्ताक्षर किए। 5वीं श्रृंखला के प्री प्रोडक्शन के दौरान माइक बुलन ने एडम की पत्नी राहेल हेलेन बैक्सेंडेल द्वारा अभिनीत को मारने का फैसला किया। 33 कोल्ड फीट 1998 से 2003 तक 5 साल तक चला और नेस्पिट ने 2000 में सर्वश्रेष्ठ टीवी कॉमेडी अभिनेता के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड जीता। 34 2002 में ड्रामा टीवी परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए टेलीविजन और रेडियो इंडस्ट्रीज क्लब अवार्ड। 35 2003 में सबसे लोकप्रिय कॉमेडी प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पुरस्कार। 36 और 2003 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टीवी क्विक अवार्ड। 37 नेस्पिट जनता के साथ अपनी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए भूमिका को श्रेय देते हैं। 2 इन 5 वर्षों के दौरान अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में के मेलर की प्लेइंग द फील्ड की पहली 2 सीरीज में महिला फुटबॉल टीम के कोच जॉन डोलन, अपने कोल्ड फीट सह कलाकार जॉन थॉम्सन के साथ दिखाई देना, क्रमशः रेसरेक्शन मैन, मार्क इवांस 1998 और टचिंग इविल टू में खोजी पत्रकार रयान और डेविड लेनी, और विमेन टॉकिंग डर्टी कोकी गिद्रोइक 1999 में महिलावादी स्टेनली शामिल है। 13 हियर माई सॉन्ग में नेस्पिट के प्रदर्शन ने पहली बार पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक किर्क जोन्स को भी प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें 1998 की अपनी फीचर फिल्म वेकिंग नेड में कास्ट किया। 13 मिलनसार स्वर किसान पिग फिन की भूमिका निभाने से नेस्पिट ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां फिल्म को वेकिंग नेड डिवाइन के रूप में रिलीज किया गया था। कलाकारों को एक थिएट्रिकल मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1999 के स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामित किया गया था। 12-38 1999 में वह द मोस्ट फर्टाइल मैन इन आयरलैंड डूडी एपल्टन में अर्धसैनिक मैड डॉग बिली विल्सन के रूप में दिखाई दिए। अगले वर्ष वह डेक्लेन लोनी की फीचर डेब्यू 5 2001 में उन्होंने पीटर कैटेनेओ की लकी ब्रेक में एक फीचर फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने जिमी हैंड्स की भूमिका निभाई, जो एक अक्षम बैंक लुटेरा है जो एक संगीत को विचलित करने के लिए जेल से भागने की योजना बनाता है। 5 भूमिका की तैयारी के बारे में नेस्पिट ने कहा, बैंक लूटने के अलावा मैं ज्यादा शोध नहीं कर सकता था, लेकिन हमने वानसवर्थ जेल में एक दिन बिताया और उसने कैदियों के जीवन की दुःस्वप्न एकरसता को दिखाया। मैंने किसी भी कैदी का साक्षात्कार नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि यह थोड़ा संरक्षणात्मक होगा, क्योंकि यह एक कॉमेडी के लिए शोध था और इसलिए भी क्योंकि हम हर रात अपनी फैंसी कारों में घर जा रहे थे और अपने फैंसी होटलों में सो रहे थे। 27 संयुक्त राज्य अमेरिका में परीक्षण दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बावजूद फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही। 16 खूनी रविवार ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स समारोह में निर्देशक पॉल ग्रीनग्रास ने नेस्पिट से संपर्क किया था, जो चाहते थे कि वे डेरी में 1972 के ब्लडी संडे गोलीबारी के बारे में एक टेलीविजन नाटक में अभिनय करें। जब गोलीबारी हुई तब नेस्पिट केवल 7 वर्ष के थे और इसके कारण से अनभिज्ञ थे। उनका मानना था कि आग के बिना धुआं नहीं होता और कैथोलिक मार्च करने वालों ने
ब्रिटिश सेना को भड़काने के लिए कुछ किया होगा। 39 वह मैनचेस्टर में कोल्ड फीट का फिल्मांकन कर रहे थे जब उन्हें स्क्रिप्ट मिली। उन्होंने इसे पढ़ा और पाया कि इसका उन पर असाधारण प्रभाव पड़ा। 39 नेस्पिट ने ब्लरी संडे में इवान कूपर की भूमिका निभाई, वह व्यक्ति जिसने मार्च को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाला। 40 उन्होंने पीड़ितों के रिश्तेदारों से मुलाकात की और उनके साथ टेलीविजन पर खूनी रविवार की जांच देखी, और डॉन मुलन के प्रत्यक्षदर्शी खूनी रविवार और पीटर प्रिंगल और फिलिप जैकबसन के उन वास्तविक गोलियों नहीं कर रहे हैं भी पढ़ा। 39 ग्रीनग्रास ने नेस्पिट की तैयारी की तुलना एक एथलीट की दौड़ के लिए तैयारी से की और ऑब्जर्वर को बताया, एक आयरिश अभिनेता के लिए ट्रबल करना लियर करने जैसा है। 39 नेस्पिट ने सवाल किया था कि क्या वह कूपर को प्रभावी ढंग से चित्रित करने के लिए एक अच्छे अभिनेता थे, और चिंतित थे कि डेरी कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट को मुख्य भूमिका निभाते हुए क्या सोचेंगे। 39 हालांकि इवान कूपर खुद प्रोटेस्टेंट है। 2001 में एक सफल पायलट एपिसोड में अभिनय करने के बाद 2003 में नेस्पिट ने मर्फीज लॉ की पहली श्रृंखला में अंडरकवर पुलिस जासूस टॉमी मर्फी की भूमिका निभाई। श्रृंखला की कल्पना तब की गई थी जब नेस्पिट प्लेइंग द फील्ड पर काम कर रहे थे। उन्होंने और निर्माता ग्रेग ब्रेनमैन ने लेखक कॉलिन बेटमैन से बेटमैन के डैन स्टार की उपन्यासों के समान नेस्पिट के लिए एक टेलीविजन श्रृंखला बनाने के बारे में संपर्क किया। 4-9 बेटमैन और नेस्पिट पहले से ही अच्छी तरह से परिचित थे। नेस्पिट को बेटमैन के मूल उपन्यास पर आधारित डिवोर्सिंग जैक, डेविड कैफ्रे 1998 में मुख्य भूमिका के लिए विचार किया गया था। 50 मर्फीज लॉ का 90 मिनट का पायलट बीबीसी द्वारा शुरू में कॉमेडी एक्शन एडवेंचर के रूप में कमीशन किया गया था। 5 पायलट के प्रसारण के बाद गार्जियन आलोचक गैरेथ मैकलीन ने लिखा, पसंद करने योग्य जेम्स नेस्पिट ने एक मजबूत, बेहद देखने लायक केंद्रीय प्रदर्शन किया, हालांकि शायद ही कभी वह अपने प्रयासों से थके हुए दिखे, और क्लाउडिया हैरिसन के साथ उनकी केमिस्ट्री आशाजनक और कभी-कभी बिजली जैसी थी। 51 2003 में नेस्पिट ने इस भूमिका के लिए एक टीवी ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आयरिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार IFTA जीता। 52 दूसरी श्रृंखला 2004 में प्रसारित की गई थी। 2005 तक नेस्पिट फॉर्मूले से थक गए थे और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर सीरीज का ढांचा नहीं बदला गया तो वे इसे छोड़ देंगे। उन्हें एक रचनात्मक सलाहकार बनाया गया और उन्होंने सुझाव दिया कि मर्फी हर एपिसोड में एक नया वेश धारण करने के बजाय पूरी सीरीज के लिए एक अंडरकवर भूमिका रखें। 53 श्रृंखला में इस नए नाटकीय तत्व का उद्देश्य इसे वास्तविक जीवन के अंडरकवर काम का अधिक निकट प्रतिनिधित्व बनाना था। 49 पूर्व अंडरकवर अधिकारी पीटर ब्लेक्सले के साथ अपने शोध के साथ नेस्पिट ने एक निजी प्रशिक्षक को काम पर रखा और मर्फी की शारीरिक विशेषताओं को बदलने और चुटीले चापी व्यक्तित्व को कम करने के लिए एक हैंडलबार मूंछें बढ़ाई, जो दर्शकों को उनकी भूमिकाओं से आदी हो गई थी। 54 अपने प्रशिक्षक के साथ वह सप्ताह में 3 बार कसरत करते थे, मुक्केबाजी करते थे और सर्किट और वजन उठाते थे। 55 पहले नए एपिसोड के प्रसारण के बाद सारा वाइन ने द टाइम्स में लिखा, अतीत में जब कोई बुरी नज़र से घूरने या कठोर चेहरा बनाने की कोशिश करता था तो नेस्पिट कभी भी एक हल्की सी प्रश्नवाचक नज़र से ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाता था। उन चमकती हुई आयरिश आंखों के पीछे हमेशा के लिए मजाक की भावना फूटने की धमकी देती थी। लेकिन यहाँ यह अलग है। वह वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जो काम से मतलब रखता है। 56 ताज़ा सीरीज ने नेस्पिट के करियर में एक और मील का पत्थर साबित किया। वह इसे अपने जीवन में एक बड़ा पल बताते हैं। 54 मर्फीज लॉ को छठी सीरीज के लिए फिर से कमीशन नहीं किया गया था, जिसका श्रेय नेस्पिट ने 5वीं सीरीज की रेटिंग को हुए नुकसान को दिया जब इसे लोकप्रिय ITV ड्रामा डॉक मार्टिन के साथ शेड्यूल किया गया था। 57 एक आदमी सूरज की रोशनी में आंखें सिकोड़ता है। 2009 बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार समारोह में नेस्पिट 2004 में नेस्पिट वॉल ऑफ साइलेंस में नजर आए,
जो स्कूली लड़के जेमी रोब की हत्या के बाद की घटनाओं पर आधारित एक तथ्याधारित नाटक था। नेस्बिट ने लड़के के पिता स्टुअर्ट रोब की भूमिका निभाई, जो अपने बेटे के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह जानने के लिए स्थानीय समुदाय में चुप्पी की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई, तब उन्होंने ब्लडी संडे खत्म ही किया था और वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि इवान कूपर की भूमिका निभाने के तुरंत बाद वह इतनी मांग वाली भूमिका करना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने यह भूमिका स्वीकार करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें यह दिलचस्प लगी। भूमिका की तैयारी के लिए नेस्बिट ने रोब से मुलाकात की और उनके साउथ लंदन के फ्लैट में उनसे कई हफ्ते बात की, जेमी के बारे में जाना और रोब के न्याय के लिए संघर्ष के बारे में जाना। नेस्बिट ने रोब के साउथ लंदन के भाषण को प्रभावित करने के बजाय उनके स्वाभाविक उच्चारण के साथ बात की। एकल नाटक को 4 सप्ताह में फिल्माया गया और जनवरी 2004 में प्रसारित किया गया। 58 इस भूमिका ने नेस्बिट को उस वर्ष बाद में टीवी ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए IFTA नामांकन दिलाया। 59 मार्च 2004 में वे टोनी मर्चेंट की पासर बाय में जो कीज की भूमिका में नजर आए, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक महिला को ट्रेन में कुछ पुरुषों द्वारा परेशान होते हुए देखता है और मदद नहीं करने का फैसला करता है। कीज को बाद में पता चलता है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन वह अदालत में यह स्वीकार नहीं कर पाता कि उसने उसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। नेस्बिट ने कीज का वर्णन मुझसे बेहतर इंसान के रूप में किया, एक अच्छा पिता और पति। लेकिन एक बार जब उसने कोई गलत निर्णय ले लिया, तो वह अपने जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वह कमजोर है। वह अपनी पत्नी, अपने बेटे और काम पर सम्मान खो देता है और उसे मोचन पाने से पहले सबसे निचले बिंदु पर पहुंचना पड़ता है। 60 इन गंभीर भूमिकाओं के परिणामस्वरूप उन्हें रेडियो टाइम्स के लिए उद्योग विशेषज्ञों द्वारा संकलित सूची में टीवी नाटक में छठा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नामित किया गया था। 61 सितंबर 2004 में उन्होंने क्रिस्टोफर ब्रुकमायर के क्वाइट अगली वन मॉर्निंग के ITV रूपांतरण में जैक पार्लाबेन के रूप में अभिनय किया। निर्माता मूल रूप से स्कॉटिश अभिनेता डगलस हेनशॉल को ग्लासगो पार्लाबेन की भूमिका के लिए चाहते थे, लेकिन ITV के अधिकारियों ने उन्हें खारिज कर दिया और नेस्बिट को कास्ट किया। 62 उन्हें उच्चारण को सही करने के लिए कोचिंग दी गई थी, लेकिन निर्देशक और उनकी सहकलाकार डेनिएला नार्दिनी दोनों की सलाह पर इसे जल्द ही त्याग दिया गया था। 42 53 इसके अलावा 2004 में उन्होंने मिलियंस, डैनी बॉयल 2004 में रोनी कनिंघम की भूमिकाएं और मैच पॉइंट, वुडी एलेन 2005 में डिटेक्टिव बैनर की भूमिकाएं फिल्माईं। वह अभिनय से समय निकालने पर विचार कर रहे थे और वास्तव में मैच पॉइंट में भूमिका नहीं चाहते थे। उन्होंने एक ऑडिशन टेप भेजा और उन्हें भाग के लिए स्वीकार कर लिया गया। नेस्बिट का चरित्र फिल्म के अंत में दिखाई देता है। 16 अपनी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद नेस्बिट को एलन के साथ काम करने में मजा आया और उन्होंने उनकी निर्देशन शैली की सराहना की। तो दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट 1 जनवरी 2025 है। तो हमें तकरीबन इसके जो एपिसोड है वो 7 से 8 देखने को मिलेंगे, और 7 से 8 एपिसोड है तो बेहतरीन। इसकी रनिंग लेंथ की बात की जाए तो लगभग 32 से लेके 60 मिनट के बीच में टोटल इसकी रनिंग लेंथ है। तो आप इसे एंजॉय कर पाओगे। 1 जनवरी 2021 से 25 से वहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी इंडिया के अंदर, हिंदी में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा, तो आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।